हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में स्टडी करने वाले हैं, लेकिन उसका वेव नेचर को स्टडी करेंगे। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो लाइट के बारे में बहुत लेट में लोगों को पता चला कि लाइट एग्जैक्टली है क्या। लोग इसको जानते थे, लेकिन इसके डिटेल्ड वर्जन काफ़ी बाद में पता चले। स्टार्टिंग में न्यूटन ने एक थ्योरी दी थी जिसके बेसिस पे इसको पार्टिकल माना जाता था, और सभी लोग उसको पार्टिकल ही बिलीव करते थे। काफ़ी लेट ये वेव नेचर को एक्सेप्टेंस मिली है। तो वेव नेचर को सबसे पहले प्रपोजल दिया था वो हाइजेन ने दिया था। सो हाइजेन वॉज द फर्स्ट पर्सन हु प्रपोज्ड द वेव नेचर ऑफ लाइट, और इस प्रपोजल में उन्होंने एक थ्योरी भी दी, और जिससे काफ़ी कुछ जो ऑलरेडी नोन पॉइंट्स थे उसको जस्टिफाई भी किया गया। और इस थ्योरी के बेसिस पर जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों लॉज को हाइजेन ने प्रूव करके दिखाया। तो जिससे इस थ्योरी की वैलिडिटी भी कंफर्म हो गई और इसको एक्सेप्टेंस भी मिला। एक ड्रॉबैक था, हाइजेन ने जब इसको एज्यूम किया था वेव लाइट को और ये थ्योरी प्रोपोगेट की थी, तो उन्होंने लाइट को लॉन्गिट्यूडनल वेव एज्यूम किया था। लेकिन बाद में ये प्रूव हुआ कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है। ये कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। सो हाइजेन थ्योरी का एक ड्रॉबैक है कि उन्होंने इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव एज्यूम किया था, बट लेटर ऑन इट वाज प्रूव्ड दैट इट्स नॉट अ लॉन्गिट्यूडनल, रादर इट्स अ ट्रांसवर्स। सो क्या हाइजेन थ्योरी है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। उन्होंने बोला कि जो लाइट का प्रोपगेशन है वो वेव फ्रंट फॉर्म में होता है। सो वेव फ्रंट के फॉर्म में लाइट प्रोपगेट करती है। आपने जो वेव का चैप्टर पढ़ा है तो उसमें वेव फ्रंट्स आपने पढ़े थे। सो वेव फ्रंट्स होते क्या हैं? बेसिकली कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स विच ओसिलेट और वाइब्रेट एट द सेम फेज, राइट। तो ऐसे सर्फेसेस जो जिसके सारे पार्टिकल सेम फेज पर होते हैं उसको वेव फ्रंट कहते हैं। शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि सरफेस हैविंग all points that are vibrating or that are in same phase। और इसका बेसिक एग्जांपल आप देख सकते हो कि अगर काम वाटर में आप एक स्टोन थ्रो करते हो तो जो रिपल्स बनते हैं, जो सर्कल बनते हैं, वो वेव फ्रंट होते हैं। तो जो रिपल्स है वो सर्कल के फॉर्म में आगे बढ़ रहा होता है। सो सर्कल को आप वेव फ्रंट कह सकते हो। वहाँ पर वो सरफेस नहीं है, वो एक लाइन है, लाइन के वेव पे फॉर्म में जा रहा है, सर्कल के फॉर्म में जा रहा है, और वो 2 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल में जब आप आएंगे तो आप सरफेस बनेगा। और आपने ये भी लर्न किया है कि अगर अपने पास पॉइंट सोर्स है, एक पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स की वजह से जो वेव फ्रंट्स आते हैं वो स्फेरिकल आते हैं। दैट मीन्स यहाँ से अगर आपको इधर दिखाना है तो इस तरह से दिखा सकते हो, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है। दैट मीन्स दिस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, दिस इज अनदर पार्ट ऑफ स्फीयर। स्फीयर के पार्ट्स है, राइट। इसका मतलब हुआ कि इस स्फीयर में अगर आप देखोगे तो सभी पॉइंट्स सेम फेज पर चल रहे होंगे। नेक्स्ट स्फीयर के सारे पॉइंट सेम फेज पर होते हैं, इसीलिए इस तरह से सभी के सारे पॉइंट्स सेम फेज पर ओसिलेट करते हैं। इसको हम वेव फ्रंट कहते हैं। आपने ये भी देखा था ये पॉइंट सोर्स के बारे में। पॉइंट सोर्स, लाइन सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसे रहते हैं? तो अगर आपके पास एक लाइन सोर्स है, लेट से सोर्स आपका ये है, तो इन केस ये लाइन सोर्स है तो 3 डायमेंशन में आप पाओगे कि सिलेंड्रिकल बनते हैं, यानी ये एक वेव फ्रंट रहा होगा। इसके बाद अभी एक छोटा सा वेव फ्रंट बन रहा होगा या चला होगा, इजंट इट। और बड़े भी वेव फ्रंट होते हैं, तो इस तरह से वेव फ्रंट के फॉर्म में ये चलता है। वेव फ्रंट इस तरह से चलते हैं, तो ये भी इस तरह से चल रहा होगा। और इसके बाद एक और आपने केस पढ़ा था जिसमें प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन सोर्स होता है। तो अगर अपने पास प्लेन सोर्स है तो उसके लिए जो वेव फ्रंट आते हैं, अगर ये प्लेन है, सपोज कल 2D है, तो वेव फ्रंट भी इस तरह से रहेंगे और इस तरह से प्रोपोगेट कर रहे होते हैं, राइट। सो बोथ साइड चलेंगे, इस साइड वाले प्लेन वेव फ्रंट इस साइड चलेंगे। रफ पिक्चर है बट यू कैन थिंक ऑफ। सो इन केस ऑफ पॉइंट सोर्स स्फेरिकल वेव फ्रंट होते हैं, दैट्स आर स्फेरिकल। एंड इन केस ऑफ लाइन सोर्स दे आर सिलिंड्रिकल। एंड इन केस ऑफ प्लेन सोर्स दे आर प्लेनर वेव फ्रंट। सो इस तरह से वेव फ्रंट्स आप क्रिएट करते हैं। वेव फ्रंट्स के टर्म में भी हम बात कर सकते हैं। और हाइजेन ने कहा था कि जो लाइट है वो इस तरह से प्रोपोगेट करती है। ये तो वेव फ्रंट के फॉर्म में, ये वेव फ्रंट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हाइजेन का इसमें क्या पॉइंट था? उन्होंने ये कहा कि अगर जब कोई भी एक वेव फ्रंट आप अगर आप
कैच करते हो, कोई वेव कैच करते हो, तो उस पर पाए जाने वाले जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ऑल दोज पॉइंट्स बिकम्स न्यू सोर्स ऑफ लाइट। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो कि पाथ ब्रेकिंग था। जैसे कि आप समझो कि एक ये पॉइंट सोर्स है, ये एक्चुअल सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है, और इसका एक वेव फ्रंट ये बना, ये तो एक वेव फ्रंट बनाते हैं, और ये वेव फ्रंट हाइजेन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमको हेल्प करेगा नेक्स्ट वेव फ्रंट को क्रिएट करने के लिए। तो मैं इसको रीड्रॉ कर देता हूँ। ये एक स्फेरिकल का एक छोटा सा पार्ट लिया, आप पूरा स्फीयर भी ले सकते हो। ना इस वेव फ्रंट में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। कैन यू सी कि देयर आर इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स लोकेटेड? यस। सो किसी भी एक पॉइंट को अगर आप पढ़ो तो सारे पॉइंट्स सिमिलर तरीके से बिहेव करते हैं। लेट्स हम इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो पॉइंट है, पी पॉइंट लेट से कंसिडर करते हैं, तो दिस पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक अ सोर्स, सो दिस इज इटसेल्फ अ सोर्स ऑफ लाइट। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे तो वो भी एक सोर्स ऑफ लाइट होगा, अगला पॉइंट भी एक सोर्स ऑफ लाइट होगा। दैट मीन्स जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उस वेव फ्रंट में सभी सोर्स ऑफ लाइट है, और इनको हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। सो दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। दिस इज व्हाट ही सेड। और अगर ये सोर्स ऑफ लाइट है, इसका मतलब है कि अब ये पॉइंट सोर्स का काम करेंगे। इसका मतलब वेव फ्रंट, वेदर से स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल और प्लेनर वेव फ्रंट, इन ऑल केस ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस वेव फ्रंट विल बी बिहेविंग लाइक अ पॉइंट सोर्स। अगर ये एक पॉइंट सोर्स की तरह से बिहेव कर रहे हैं तो आप पाओगे कि इनका खुद का वेव फ्रंट निकलेगा। तो सपोज कर इसी के बारे में बात करते हैं, तो ये वेव फ्रंट निकालेगा, इस तरह से वेव फ्रंट निकालेगा, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, वो भी वेव फ्रंट निकालेगा, इसके भी वेव फ्रंट्स आएंगे, अगला वाला पार्टिकल भी वेव फ्रंट बनाएगा, ये भी सोर्स है, ये भी एक वेव फ्रंट क्रिएट करेगा, इनके भी वेव फ्रंट्स आएंगे और इसके भी वेव फ्रंट्स आएंगे। सभी को अगर बराबर टाइम दिया तो बराबर टाइम में सेम अमाउंट ऑफ वेव फ्रंट्स निकलेंगे और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। ना ये मैंने तो कुछ पॉइंट्स को ड्रॉ किया है, बट आप इमेजिन कर सकते हो कि देयर कैन बी न्यूमरस पॉइंट्स। दैट मीन्स हर लोकेशन पे पॉइंट ही पॉइंट हैं और सभी सोर्स का काम कर रहे हैं। तो आप पाओगे कि उनके जो वेव फ्रंट्स होंगे जो कि इमेजिनरी टाइप के, उनको क्या करोगे कि अगर उनका एक इन्वॉल्व बनाते हो, दैट मीन्स उनको टच करता हुआ एक सरफेस बनाते हो, ये टेंजेंशियल टू ऑल द वेव फ्रंट्स। तो दिस इज हाउ यू विल फाइंड कि आपको एक नया वेव फ्रंट मिल जाएगा। तो दैट मीन्स यू कैन क्रिएट अ नेक्स्ट वेव फ्रंट ऑफ लाइट यूजिंग द प्रीवियस वेव फ्रंट। और इस नेक्स्ट वेव फ्रंट में आप पाओगे कि दिस नेक्स्ट वेव फ्रंट विल बी बिहेविंग जस्ट लाइक दी ओल्ड वन। इसके भी सारे पॉइंट्स सोर्स के तरह, सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे, और फिर से अगले वेव फ्रंट्स बनेंगे और उससे हम नेक्स्ट वेव फ्रंट क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट मी कंप्लीट फर्स्ट दिस कि ये जो ब्लैक निकाला है ये न्यू वेव फ्रंट है, न्यू वेव फ्रंट है। और ये न्यू वेव फ्रंट कहाँ से बना हुआ? ओल्ड वेव फ्रंट, जो कि ये रेड वाला था, ओल्ड वेव फ्रंट था। तो अपने पास अगर एक ओल्ड वेव फ्रंट हो तो हम नया वेव फ्रंट क्रिएट कर सकते हैं। स्टोरी क्या जा रही है कि वेव फ्रंट में, ओल्ड वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करते हैं और वो जस्ट लाइक अ पॉइंट सोर्स बिहेव करेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब ये सेकेंडरी सोर्स जो होंगे वो लाइट को इमिट करेंगे एज अ सेपरेट न्यू सोर्स। उनके जो वेव फ्रंट्स आएंगे उनको हम वेव फ्रंट नहीं कहेंगे क्योंकि वो सेकेंडरी सोर्स से आ रहा है, तो उनको हम बोलते हैं वेवलेट्स। तो सेकेंडरी सोर्स क्रिएट्स वेवलेट्स। सो ये जो बीच में बनाया गया अंदर वेव लाइंस स्फीयर टाइप के बनाए गए हैं, दे आर बेसिकली वेवलेट्स। सो व्हाट द हाइजेन सेड, ही सेड दैट on the surface of a wave front all the point behaves like a secondary source of light, and this secondary source of light creates their own wavelets, and the superposition, or you can say the geometrical envelope of these wavelets becomes the new wave front. दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट कि ये आ रहा है, इसके बाद इसके पॉइंट आएंगे तो उससे एक नया वेव फ्रंट आएगा, फिर नया वेव फ्रंट आएगा, फिर नया वेव फ्रंट आएगा, और आप आगे जाने वाली लाइट रे को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिमिलरली ये जो मैंने वेवलेट्स दिखाए थे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिखाए थे। अगर कोई इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में दिखाता है तो हम पुराना वेव फ्रंट भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब अगर एक वेव फ्रंट पता हो तो उसका पास्ट और फ्यूचर हम बता सकते हैं कि लाइट किधर जाएगी और किधर से आ रही थी। और ये एक पाथ ब्रेकिंग प्रपोजल था हाइजेन का, और इसके बेसिस पर इन्होंने आगे की स्टोरी बताई।
ना एक कोई वेव फ्रंट होता है तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वो भी पॉइंट आप पहले पढ़ चुके हैं, फिर से मैं आपको रिन्यू करा देता हूँ। ये लाइट बेसिकली रे के टर्म में देखोगे तो इस तरह से जा रही होगी, तो जो लाइट की डायरेक्शन होती है वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है और आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से जा रही होती है। सो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर वेव की डायरेक्शन होती है, यानी लाइट की वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट। ये एक अनदर पॉइंट है जो हमको याद रखना होगा, राइट। सो फाइनली जिस तरह से ये एग्जांपल एक पॉइंट सोर्स के लिए यहाँ पे लिया गया, सिमिलरली अगर हम लाइन सोर्स के लिए लेंगे तो अब नेक्स्ट सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ओल्ड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट से बनाया जा सकता है। सिमिलरली प्लेन सोर्स के लिए जो प्लेन वेव फ्रंट आएंगे तो ओल्ड वेव फ्रंट से नया वेव फ्रंट क्रिएट किया जा सकता है और वेलोसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर रहेगी। ये हम हाइजेंस की वेव थ्योरी को यूज़ करके कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें, एग्जाम में जो क्वेश्चंस अपने ले जाते हैं तो कई बार ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे मिरर और लेंस को यूज़ किया जाएगा और आपको लाइट रे डायग्राम बताया जाएगा। तो लाइट रे डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है। जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट आती है तो हम जानते हैं कि ये कहाँ से जाएगा, फोकस से होकर गुजरता है। और फिर ऐसा बोलता है कि लेट से कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी तो फिर ये कन्वर्ज होगी और कन्वर्ज होकर के फोकस से गुजरती है। तो ये रे डायग्राम है जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। बट मैनी टाइम एग्जाम में क्या होगा कि आपको रे डायग्राम नहीं दिखाएगा, दैट्स अ रे, और वो आपको वेव फ्रंट के बारे में बात करना चाहेगा कि बताइए वेव फ्रंट कैसे दिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव फ्रंट होता है। तो अगर आपको वेलोसिटी का मतलब होता है रे डायरेक्शन, राइट, तो रे के परपेंडिकुलर को ज्वाइन करा देंगे तो इसका परपेंडिकुलर इधर आएगा और भी लाइट होंगी तो ऐसा आएगा, इस तरह से परपेंडिकुलर आएगा। इसका मतलब है अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट है तो हम उसको प्लेन वेव फ्रंट कह सकते हैं। तो प्लेन वेव फ्रंट इज फॉर पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ओके। और इसके बाद जब ये इधर कन्वर्ज होते हुए नज़र आ रहे हैं तो कन्वर्जेंस के लिए आप देखोगे कि आपको वेव फ्रंट इस तरह से क्रिएट करना है कि ये सब उसके नॉर्मल बन जाए। तो अगर ये नॉर्मल बनेंगे तो वो स्फेरिकल के केस में बन सकता है। इस तरह से स्फीयर्स को ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर बनने के बाद अगर आप आगे का ड्रॉ करना चाहते हो तो आगे का कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, राइट। तो इस तरह से वेव फ्रंट के टर्म में अगर दिखाना होगा तो हम केवल इधर पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करेंगे, इधर स्फेरिकल लाइंस को ड्रॉ करेंगे और इस तरह से उनका ओरिएंटेशन होगा। इन पॉइंट्स को रिकॉल कर याद रखने के लिए सबसे सिंपल तरीका ये है कि आपको 3 टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट पता है, उनके करस्पॉन्डिंग जो वेव फ्रंट्स होंगे उनको याद रख लेते हैं। तो अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट है इसका मतलब उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पैरेलल वेव फ्रंट से, और इधर एरो दिखा देंगे ताकि इधर जाता हुआ वेव फ्रंट ये नजर आए। सो दिस इज वेव फ्रंट रिप्रेजेंटेशन, वेदर दिस इज रे रिप्रेजेंटेशन, ओके, और बीम रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली अगला जो आपको हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपको कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट मिलती है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट रहती है, तो कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट के लिए जो बनेगा उसका वेव फ्रंट नेचर वो इस तरह से बनेगा। उसके लिए वो वेलोसिटी को ख्याल में रखते हुए इस तरह से बनाएंगे। कैसे जज करना होता है, आप इस तरह से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, फिर नेक्स्ट आएगी उसका परपेंडिकुलर, ये सब के परपेंडिकुलर लोकेशन बना दो। अगर परपेंडिकुलर बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो स्फेरिकल जाने वाला है। तो इसका वेव फ्रंट यहाँ पे बन जाएगा और ये इस तरह से जाता हुआ वेव फ्रंट नज़र आएगा। इसके बाद थर्ड बीम ऑफ लाइट जो आपको मिलती है वो डाइवर्जेंट नेचर की मिलती है। डाइवर्जेंट का मतलब कुछ इस तरह से जाएगी। तो कैन यू थिंक ऑफ कि इसके लिए जो वेव फ्रंट्स दिखेंगे वो किस तरह से दिखने वाले हैं। तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये भी स्फेरिकल आएगा और इस तरह से आएगा जैसा एक मैंने वहाँ पे बना के दिया है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये एक वेव फ्रंट हो गया स्फेरिकल इसके में। तो आप पाओगे कि अगर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग टाइप का है या डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग टाइप का है तो फिर स्फेरिकल आते हैं वेव फ्रंट, और जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है तो पैरेलल वेव फ्रंट आते हैं। इस तरह से याद रख सकते हैं। तो इस लेंस के केस में आप पाओगे कि पैरेलल बीम वेव फ्रंट आया फिर स्फेरिकल में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब व्हाट द लेंस डू, लेंस कैन कन्वर्ट पैरेलल वेव फ्रंट इनटू स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो कई बार ऐसे स्टेटमेंट पूछ लेगा कि क्या लेंस पैरेलल को वेव फ्रंट को स्फेरिकल में कन्वर्ट कर सकता है, यू से यस। क्या स्फेरिकल को पैरेलल में कन्वर्ट कर सकता है, यस। उसके लिए आप ऑब्जेक्ट यहाँ रख लीजिए तो लाइट रे पैरेलल हो जाएगी, इसलिए पैरेलल वेव फ्रंट आपको मिलते हैं, राइट। सो इस तरह से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में इसका यूज़ देखा जाता है। एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। लेट्स से कि आपको ऐसा बोलता है कि ये एक प्लेन बाउंड्री है, दो मीडियम है, ये μ1 है, ये μ2 है,
और रे डायग्राम देखिए तो आप जानते हो कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्रैक्टेड है, और इससे आप अवेयर हो। इसी का हेल्प करके कई बार आपको क्या करेगा कि वेव फ्रंट के फॉर्म में पूछेगा। तो अगर आपने एक लाइट रे डाला है, अगर आप पैरेलल भी डालेंगे तो इसके पैरेलल जाने वाली है, राइट। तो फिर आप ये समझ सकते हो कि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, तो इसके परपेंडिकुलर आपको लाइंस ड्रॉ कर देनी है, ये प्लेन होंगे बेसिकली। तो इस तरह से एक प्लेन वेव फ्रंट आएगा। दिस इज वॉज इंसिडेंट इज। तो इंसिडेंट को आप ऐसे दिखाएंगे, वो आपको इंसिडेंट देगा और बोलेगा कि रिफ्लेक्टेड बताइए, रिफ्रैक्टेड बताइए। तो उसके लिए क्या करना है कि उसका परपेंडिकुलर, उसको रे जैसा आप देख लेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शंस को मिला करके, यानी वेलोसिटी वाला रे। उसके बाद जो रिफ्रैक्टेड आएगा वो आप देख सकते हो कि रिफ्रैक्टेड इस तरह से बेंड हो जा रहा है, इसका मतलब इनका जो ओरिएंटेशन है वो ऐसा हो जाएगा, यानी ये लाइन के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट जाएंगे। तो अगर आपका प्लेन वेव फ्रंट आया था तो प्लेन वेव फ्रंट रिफ्लेक्टेड में नज़र आएगा, और अगर रिफ्लेक्टेड आपको ड्रॉ करना है तो रिफ्लेक्टेड कैसा आएगा वो भी आप देख सकते हो। कैन वी से कि रिफ्लेक्टेड वाला इसके परपेंडिकुलर जाएगा कुछ इस तरह से, राइट। सो इंसिडेंट अगर आपको पता है देन यू कैन फाइंड कि व्हाट इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, व्हाट इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। उसके लिए पहले आप रे का पोर्शन ड्रॉ कर लो, फिर परपेंडिकुलर वाले केसेस को इन्वॉल्व करके लाइन पैरेलल बना सकते हैं और वो आपको वेव फ्रंट पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं। मोर ओवर कौन सा डेंसर है कौन सा रेयर है उसके हिसाब से ये लाइट रे डिसाइड होगी, और उसी के हिसाब से इनका ओरिएंटेशन भी ड्रॉ हो जाता है। फाइन, नाउ लेट्स प्रूफ the laws of reflection using the हाइजेंस लॉ। और हाइजेंस प्रिंसिपल को यूज़ करके इसको हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि रिफ्लेक्शन के लॉ क्या थे। दो लॉज थे, आपको पता होना चाहिए। एक तो नॉर्मल और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, और इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। सो लेट्स से ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है जो बना के रखा हुआ है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अच्छा, इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन यानी रे की डायरेक्शन बताएगी। और एज्यूम करते हैं कि उस वेव फ्रंट के बारे में, जो वेव फ्रंट ये लास्ट में ये हमारे काम का है, इसको हम लोग टारगेट पे रख रहे हैं। ये वेव फ्रंट उस इंस्टेंट पर ड्रॉ किया गया जब ये ए को जस्ट टच करता है, तो ए को इसने टच किया है टी इक्वल टू 0 पर। तो एक पॉइंट इसका यहाँ पर होगा, लेट से ये पॉइंट इसका बी है और इसको हम बी डैश नाम दे देते हैं। सो ए बी वेव फ्रंट है जो इंसिडेंट है टी इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझे। एट टी इक्वल टू 0 अ प्लेन वेव फ्रंट, a plane wave front AB touches the mirror reflecting surface at A. This is the scenario. और इसके बाद हमने B से परपेंडिकुलर जाती हुई एक लाइन को ड्रॉ किया है जो कि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगी, यानी इसको आप रे समझ सकते हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगी। तो इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहा होगा। और ये भी हम लोग एज्यूम करते हैं टी टाइम के बाद ये बी पॉइंट जो है वो मिरर को स्ट्राइक करने वाला है। एंड आफ्टर टी टाइम बी टचेस मिरर एट बी प्राइम। सो ये इंफॉर्मेशन है जिसको अपने को कैरी करना है। अच्छा, एज्यूम करते हैं कि जो वेव मूव कर रहा होगा उसकी वेव की वेलोसिटी v है और इसको t टाइम मिला है। तो कैन वी से कि वेव वेलोसिटी v से चला है और t टाइम तक चला है, तो ये जो डिस्टेंस b डैश होगी वो vt के बराबर हो जाएगी। तो ये vt के बराबर होगी, जहाँ v क्या है, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन दिस मीडियम। तो v की जो वैल्यू रही होगी वो c बाई म्यू के बराबर रही होगी। म्यू आपको पता होगा, c आप जानते हो तो v पता कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इतने टाइम पर जब ये t इक्वल टू 0 पर ए पॉइंट इसको टच किया होगा तो फिर ये पॉइंट सोर्स बना होगा। पॉइंट सोर्स बनने के बाद इसने क्या किया होगा, ये वेव फ्रंट क्रिएट करना स्टार्ट किया होगा। तो इसने ये वेव फ्रंट क्रिएट करना स्टार्ट हुआ, स्फेरिकल वेव फ्रंट जैसा कि इसमें दिखाया गया। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते जा रहे हैं। लेट्स से ये जो इनिशियली टी इक्वल टू 0 पे ड्रॉ किया गया था वेव फ्रंट, वो फर्स्ट वाला है ये। फिर उसके बाद ये बाद में आया होगा, ये बाद में आया होगा, ये और भी बाद में आया होगा। तो हमको ये देखना कि जो इनिशियली ड्रॉ किया गया था, जो इनिशियली ओरिजिनेट हुआ था वेव फ्रंट वो कहाँ पहुँचा। सो वो इस तरह से लास्ट में स्फेरिकल फॉर्म में ये दिख रहा है, ये लास्ट वाला है। कैन वी से कि इसको कितना टाइम हुआ मिला होगा बड़ा होने के लिए, इस वेव फ्रंट को क्रिएट होने के लिए, और अब तक जो टाइम मिला है वो t सेकेंड हो गया है। इसका मतलब ये भी t सेकेंड तक से चल रहा है। इसका मतलब इसकी अगर रेडियस की आप बात करोगे, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ दैट वेव फ्रंट विल बिकम vt, क्योंकि हम जानते हैं कि वो भी v स्पीड से चलते हैं। इसका मतलब इसकी रेडियस vt हो गई है।
और इस पर ये अभी जस्ट सोर्स ऑफ लाइट बना होगा, तो इसका मतलब हुआ कि अगर इनको हम आपस में ज्वाइन करा देते हैं इस तरीके से, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर इफ़ आई कैन हैव दिस, लेट्स से दिस वन। सो अगर हम एक डिफरेंट कलर से इसको ज्वाइन करा देते हैं ये, तो आप पाओगे कि ये हमारा नया वेव फ्रंट हो जाएगा। क्यों नया वेव फ्रंट हो जाएगा? क्योंकि वो सेम फेज वालों को पिक कर रहा है। एक ये, इसके बाद ये जो पॉइंट बने होंगे इनका भी वेव फ्रंट बना होगा तो ये लास्ट में जाएगा, इसका भी वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे तो उसको टच करेगा, इसका भी करेंगे, और बी जस्ट स्टार्ट किया है तो सभी के इन वेव फ्रंट्स वेवलेट्स को, सेकेंडरी वेवलेट्स को अगर आप ज्वाइन कराओगे तो ये लाइन बन जाएगी। वो जो लाइन ड्रॉ की है ये आपको बता रहा है कि ये इसका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। उसके बाद सिमिलर टाइप की लाइंस आपको बाद में मिलना स्टार्ट होंगी और उन लाइंस को देख ड्रॉ करोगे तो इस तरह का वेव फ्रंट आपको मिलता है। नाउ यू कैन यूज़ दिस थिंग। इससे पहले देखा था अगर इस तरह से इंसिडेंट आता है तो इस तरह से रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनता है, और एग्जैक्टली सेम थिंग वी आर गोइंग टू क्रिएट ओवर एयर कि इस तरह से वेव फ्रंट बनेगा। पॉइंट इज़ कि ये जो ब्लू कलर्ड है ये आपके लिए रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बन गया। एक बार ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बन गया तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? इसको अगर इस पर ज्वाइन कराओगे इस तरह से परपेंडिकुलरली तो आप पाओगे कि ये इसका रेडियस का काम करेगा, और ये 90 डिग्री पर वो टेंजेंट था तो ये 90 डिग्री हो जाएगी, राइट। अब हम कुछ पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से इस पॉइंट को जहाँ पर इसको ज्वाइन किया गया इसका नाम सी दे देते हैं। अब हम देख सकते हैं कि जो प्लेन वेव इंसिडेंट वेव फ्रंट है और जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो सेम प्लेन पर है, और ये मिरर भी सेम प्लेन पर है, तो मिरर का नॉर्मल भी उसी प्लेन पर आएगा और इनकी डायरेक्शन भी उसी प्लेन पर रहेगी। तो फर्स्ट लॉ यहाँ से जस्टिफाई हो जा रहा है। मोर ओवर जहाँ तक इंसिडेंट एंगल की बात है तो आप देखोगे कि अगर यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हो इस तरह से, तो क्या हम इसी एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलने वाले हैं, क्योंकि ये रे का काम कर रहा है। तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया। अगर ये इंसिडेंट एंगल हो गया टोटल, आप जानते हो कि 90 होता है, तो ये पूरा एंगल 90 माइनस आई हो जाएगा, ये 90 है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, और यू कैन से दिस एंगल इज गोइंग टू बी आई। सिमिलरली रिफ्लेक्शन के लिए क्या करोगे कि जब रिफ्लेक्टेड एंगल के बारे में बात करोगे तो ये उसका नॉर्मल, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे बन रही होगी, रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर पाएँ परपेंडिकुलर, तो कैन वी से कि जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो ये एंगल बन रहा होगा, ये आर एंगल बनेगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। अगर ये आर एंगल है तो ये टोटल एंगल रेड कलर से ये रेड कलर तक का बन रहा है वो 90 माइनस आर होगा, ये 90 है, तो आप पाओगे ये एंगल कितना बन जाएगा, आर एंगल बन जाएगा। अब आप यहाँ पे कुछ रूल लगा करके प्रूव कर सकते हो कि आई और आर की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। रेडियस की वैल्यू वी टी है, तो अपने पास दो ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं। एक ट्राइंगल आपके पास है ए बी बी डैश, राइट एंगल ट्राइंगल है, और दूसरा एक ट्राइंगल अपने को नज़र आ रहा है ए सी बी डैश। दोनों में ए बी कॉमन है और एक 90 एंगल है। तो फिर वहाँ से बोल सकते हैं कि अगर हम ए बी बी डैश में कोई एंगल लगाना चाहें जिसमें ये परपेंडिकुलर और साइड आए, तो हम साइन आई को लगा सकते हैं। साइन आई की वैल्यू बनेगी अपने लिए बी बी डैश डिवाइड बाई ए बी डैश, और यहाँ पर हम साइन आर लगा सकते हैं। अगर हम साइन आर लगाएंगे दूसरे वाले ट्राइंगल में तो परपेंडिकुलर बनेगा ए सी डिवाइडेड बाई बी ए बी डैश, इजंट इट। नाउ ए सी की जो वैल्यू है वो आर के बराबर है और बी बी डैश की वैल्यू है वो भी वी टी है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने से हमको मिलेगा साइन आई की वैल्यू आ रही है वी टी डिवाइड बाई ए बी डैश। यहाँ से हमको साइन आर की वैल्यू पता चल रही है वी टी डिवाइड बाई ए बी डैश। अगर आप दोनों को डिवाइड भी कर देते हो तो आपको पता चलेगा, और इनफैक्ट देख सकते हो कि राइट हैंड साइड बराबर है, तो यहाँ से कंक्लूड किया जा सकता है साइन आई की वैल्यू साइन आर के बराबर होगी। मोर ओवर ये जो एंगल्स इन्वॉल्व है वो एंगल 90 से छोटे हैं। इसका मतलब है कि एक ही ऑप्शन बचता है, एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर। सो दिस बिकम्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट कहाँ से प्रूफ हो गया कि नॉर्मल भी आप देख सकते हो यहीं पे बना हुआ है, और इंसिडेंट रे भी इसी पे आएगी। ये इंसिडेंट रे का काम कर रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे का काम कर रहा है, नॉर्मल भी है, सभी का सभी इसी प्लेन पे बना हुआ है। दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग द हाइजेंस थ्योरी ऑफ वेव। ओके, now let's focus on the proof of laws of refraction using the Huygens theory of light और wave theory of light। तो इसमें भी exactly same rule follow करना है, और हम लोग इसमें प्रूफ करेंगे कि all the three are in the same plane as well as Snell's law। Now ये आपके लिए इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो प्लेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट आप इंसिडेंट यूज़ कराते हो। बीम ऑफ लाइट ना ड्रॉ करके हम लोग वेव फ्रंट के फॉर्म में ड्रॉ कर रहे हैं, सो प्लेन वेव फ्रंट है।
और हम लोग फिर से वही एज्यूम करेंगे कि एट टी इक्वल टू ज़ीरो, एट टी इक्वल टू ज़ीरो ए falls on the boundary, falls on the boundary, and after time t b comes to b dash, that is on the boundary. अच्छा, इस केस में क्या होगा कि हमको रिफ्रैक्शन पढ़ना है, तो फर्स्ट मीडियम से आ रहा था, हम सेकंड मीडियम की तरफ जाएंगे, इसलिए ए पॉइंट को जो सेकेंडरी सोर्स बना था, इस सेकेंडरी सोर्स के वेव फ्रंट हमने बैक साइड ड्रॉ नहीं किए। पिछली बार हमने बैक साइड ड्रॉ किए थे क्योंकि हमको रिफ्लेक्शन प्रूफ करना था, उसी मीडियम पे वापस जाना था। हमको नेक्स्ट मीडियम पे जाना है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सेकेंडरी सोर्स बना हुआ है ए पॉइंट, इसके जो वेव फ्रंट्स होंगे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्लॉट करेंगे, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, ये जो बी से इसका डिस्टेंस होगा बी डैश का, उसके बारे में आप बात कर सकते हो। ये बी से बी डैश का डिस्टेंस ये 90 डिग्री है, वेव फ्रंट की तरह, लाइट वेव की तरह काम करेगा। टी टाइम मिला हुआ है, तो इसकी वेलोसिटी इस मीडियम में लेट से v1 है, तो ये v1 इंटू टी के बराबर होगी। अब मीडियम अलग अलग हो गया तो इनकी वेलोसिटीज़ भी डिफरेंट आएंगी, इसलिए इसको v1 पकड़ लेंगे। उसी टाइम पर ये ए अपना वेव फ्रंट क्रिएट कर गया होगा, और ये जो लास्ट वाला वेव फ्रंट है, लास्ट वाला जो वेव फ्रंट है, ये बेसिकली वो है जिसको टी टाइम मिला होगा, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, लास्ट वाले की जो रेडियस है, जो बड़े वाले की रेडियस है आर, जिसको हम लोग यूज़ करने वाले, वो v2t हो जाएगी। क्यों? क्योंकि v2 मीडियम पे चल रहा है, तो इसको v2t बोलेंगे। अच्छा, ये अभी जस्ट सोर्स बना हुआ है, तो ये अभी इसका ज़ीरो रेडियस का होगा, तो दोनों को टेंजेंशियली ज्वाइन कराएंगे। जब आप इनको टेंजेंशियली ज्वाइन कराएंगे तो आप पाएंगे कि एक नया वेव फ्रंट क्रिएट हो जाएगा, तो इसको एक नया वेव फ्रंट यहाँ पे क्रिएट करा सकते हैं। दिस इज़ अ न्यू वेव फ्रंट। सो फ्रॉम द इंसिडेंट वी आर एबल टू गेट द रिफ्रैक्टेड वन। सो ये जो नया ड्रॉ किया है, ये रिफ्रैक्टेड वाला हो गया, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आ गया। अच्छा, ये केवल इन्हीं दो से नहीं बना है, बाकी आप देखोगे कि ये पॉइंट सोर्स काम किया होगा, तो इसको कम टाइम मिला होगा लास्ट वाले को, तो यहाँ तक टेंजेंट बना पाएगा। इसको और भी कम टाइम मिला होगा, तो यहाँ तक आएगा। इसको और कम टाइम मिला होगा, इसको और कम, इसको तो ज़ीरो ही टाइम मिला हुआ है, तो सभी का ये टेंजेंट होता है। सो इट इज़ टेंजेंट ऑन ऑल दी वेवलेट्स दैट आर बीइंग क्रिएटेड बाय सेकेंडरी सोर्स। तो हमको सबको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, हमको केवल बस उन्हीं को ड्रॉ करने की ज़रूरत है जो अपने काम किए हैं। इनिशियल और फाइनल कर लेंगे तो उससे काम चल जाएगा। तो लेट से कि बाकी पार्ट को हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि इसकी अपने को भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। और इससे क्या होगा, अपने को दिखेगा भी अच्छे से कि क्या कैलकुलेशन चलने वाली हैं, ठीक है। रफली हो गया। सो लास्ट वेव फ्रंट को कैच कर लिया गया है। अब इसको अगर आप यहाँ से ज्वाइन करोगे है ना, परपेंडिकुलरली, तो ये रेडियस का काम करेगा, 90 डिग्री पर होगा, और ये रेडियस की वैल्यू आपको पता चल गई v2t के बराबर है। ओके, अब इसको हम इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल के टर्म में भी लिखना चाहेंगे, क्योंकि सारा कुछ उसी से ही निकलने वाला है। तो बी पर जो नॉर्मल आएगा, अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हो तो नॉर्मल कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा बी पॉइंट पर। ये आपके लिए इंसिडेंट एंगल का काम करेगा आई। अगर ये इंसिडेंट एंगल है तो ये 90 माइनस आई होता है, ये 90 है तो ये आई होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने प्रूव भी किया था। अच्छा, रिफ्रैक्टेड एंगल यहाँ से बनेगा, ये ऐसा लगेगा जैसे रिफ्रैक्टेड वेव है, क्योंकि वेव 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 फ्रंट ये अपना है ना, वेव फ्रंट का जो परपेंडिकुलर होता है वो रे जैसा होता है, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज़ की ये। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमने यहाँ पर एक नॉर्मल को ड्रॉ किया होता है तो इस एंगल को, अच्छा यहाँ पर दो आर आ रहे हैं, तो एक काम करते हैं कि इस आर को, रेडियस वाले टर्म को कैपिटल से लिख देते हैं। तो ये कैपिटल से आ रहा है, इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आ रहा है। So we should not get confused between angle of refraction and radius. Okay, so इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आ रहा है, फाइन। और इसका जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम, नॉर्मल से जो ये एंगल बनेगा वो रिफ्रैक्टेड एंगल होता है, उसको स्मॉल आर लिख लेते हैं। इससे पहले वाले प्रूफ में भी हम स्मॉल आर कैपिटल आर में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है कि दो ट्राइंगल बन जाएंगे, इसका नाम आप दे दो, ये नाम कोई सी है, लेट्स से अगर ये सी नाम है तो फिर यहाँ से रिलेशन हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगेन दो ट्राइंगल को वॉच करना होगा, एक ट्राइंगल है ए बी बी डैश, ए बी बी डैश, और एक दूसरा ट्राइंगल हम पैरेलली ऑब्जर्व करते रहेंगे, ए सी बी डैश। ए बी बी डैश ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस पर अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो साइन आई लगा सकते हैं। साइन आई की जो वैल्यू आने वाली है दैट इज़ गोइंग टू बी 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 डैश डिवाइडेड बाई ए बी डैश। ए बी डैश इज़ कॉमन फॉर द टू, यहाँ पर साइन आर लगाएंगे। अच्छा, ये आर एंगल है तो ये 90 माइनस आर रहा होगा, तो आपको पता चलेगा ये एंगल कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल पर हम साइन आर लगाना चाहते हैं, तो परपेंडिकुलर ए सी बनेगा डिवाइडेड बाई बेस जो हाइपोटेनस बनेगा वो ए बी डैश बनेगा। अब आप एक काम कीजिए कि इस कैलकुलेशन को मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेके आता हूँ।
दोनों को लेकर के। तो यहाँ से हम साइन आई डिवाइड बाई साइन आर करना चाहते हैं। साइन आई डिवाइड बाई साइन आर करेंगे तो यू कैन से कि ए बी डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा बी बी डैश डिवाइड बाई ए सी। अच्छा, बी बी डैश का मतलब कितना होगा? बी बी डैश वी वन टी है, वी वन टी है। वी ए सी का मतलब कितना होगा? ए सी इज़ बेसिकली आर, सो दिस इज़ बेसिकली ए सी, तो वी टू टी हो जाएगा। सेम टाइम है इसलिए कैंसिल आउट होकर के वी वन बाई वी टू हो जाएगा। तो पॉइंट इज़ कि अपने को ये पता चला गया साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू वी वन बाई वी टू होती है। अच्छा, फिर अपने पास कुछ रिलेशन है कि ये वेव है, वेव के कॉन्सेप्ट्स वैलिड होते हैं। तो वेव के लिए हम जानते हैं कि वी की वैल्यू लेमडा इंटू एफ होती है, और वो भी नल यूज़ करें तो हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि वी को लिखने का अपने पास एक तरीका है, वी इज़ इक्वल टू सी बाई म्यू होता है। इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो वी वन के लिए म्यू वन आएगा, वी टू के लिए म्यू टू आएगा। तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, और इसको यूज़ करना चाहें तो इससे अपने को एक रिजल्ट मिल सकता है कि अगर हम वी वन बाई वी टू कभी निकालना चाहें तो ये म्यू टू अपॉन म्यू वन आता है, बनेगा। सो दैट विल बिकम म्यू टू बाई म्यू वन। फ्रॉम हेयर यू कैन राइट इट इज़ अ म्यू टू बाई म्यू वन। फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो तो अपने को पता चलेगा म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। We know this thing. What is this? This is Snell's law, right? That's called Snell's law. तो इसका मतलब आपने Snell's law को प्रूफ कर लिया, Snell's law. So point is कि Snell's law का प्रूफ आपने कैसे किया है? उसके लिए आपने वेव फ्रंट पकड़ा है, एक तो वेव फ्रंट का यूज़ किया है, दूसरा जहाँ पर ये पॉइंट मिलना स्टार्ट होता है उस वेव फ्रंट के पॉइंट को आपने सेकेंडरी सोर्स पकड़ा है, फिर उससे वेवलेट्स निकाले हैं, वेवलेट्स के सुपरपोजिशन से नया वेव फ्रंट बनाया है। क्या हमने वही किया है जो हाइजेंस की प्रिंसिपल कहता है? यस। तो हमने हाइजेंस के प्रिंसिपल को यूज़ करके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ कर दिया। इसका मतलब है जितना भी आपने अभी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स में पढ़ाई की है, एवरीथिंग कैन बी जस्टिफाइड यूजिंग दी हाइजेंस थ्योरी ऑफ लाइट और वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इसका मतलब है कि लाइट इज़ अ वेव एंड दैट जस्टिफाइज आवर कॉन्सेप्ट्स। इसका मतलब ये थ्योरी जो है वो वैलिड होती है। तो यहाँ से फिर वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में स्टोरी आगे बढ़ती है। अब सिंस ये वेव है तो वेव के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम लोग जानते हैं कि वेव प्रोपोगेट करता है, डिस्टरबेंस होता है, और इसके साथ एनर्जी मोमेंटम कैरी होता है, एंड ये सुपरपोजिशन शो करता है, इंटरफेरेंस शो करता है, पोलराइजेशन शो करता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स अब हम पढ़ने वाले हैं, और हाइजेंस की थ्योरी ने ये बोला कि ये वेव है, जस्टिफाइड है, तो यहाँ से इसका जस्टिफिकेशन लेते हैं। एक ड्रॉबैक मैंने आपके साथ शेयर किया है, उन्होंने इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कंसीडर किया था, जो कि बहुत बाद में प्रूफ हो पाया कि वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, वो ट्रांसवर्स है। और ये लॉन्गिट्यूडनल कई टाइम तक लोगों ने एज्यूम करके रखा था कि लॉन्गिट्यूडनल है, उसको करेक्ट मानते थे। जब एक कॉन्सेप्ट पोलराइजेशन आया, आगे हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट में पोलराइजेशन ऑफ लाइट। सो पोलराइजेशन वाज द कॉन्सेप्ट दैट प्रूव्ड दिस कि दिस इज़ नॉट द लॉन्गिट्यूडनल बट द ट्रांसवर्स। सो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आता भी है कि किस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमको ये पता चला कि लाइट ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। तो आंसर इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट. Okay, we will talk about it in detail. So this is all about this first video on wave optics. So follow it. Thank you everyone.